नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th विषय हिंदी गद्य खंड का 5वां चैप्टर जो है आपका एक कहानी यह भी, इसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लेखिका मन्नू भंडारी जी ने लिखा हुआ है। ये उनकी एक प्रकार की आत्मकथा है। तो प्रस्तुत आत्मकथा में लेखिका मन्नू भंडारी ने क्रमबद्ध आत्मकथा न लिखकर, क्रम से आत्मकथा नहीं लिखी, लेकिन इस आत्मकथा में उन व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख किया गया है जो उनके लेखनीय जीवन के निर्माण और विकास में सहायक बने। उनके लेखन कार्य में, उनका विकास करने में जिन्होंने सहायता की, उनका उल्लेख लेखिका मन्नू भंडारी जी ने इस आत्मकथा में किया हुआ है। उन्होंने अपने पिताजी, कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के साथ साथ अपनी किशोर अवस्था से जुड़ी हुई घटनाओं को भी यहाँ पर उल्लेखित किया है। शीला अग्रवाल ने तो उनके लेखनीय जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका शीला अग्रवाल जी ने निभाई। तो यहाँ लेखिका ने पारिवारिक बंधनों में बंधी लड़की को अपने पड़ावों से गुजरते हुए एक असाधारण क्रांतिकारी लड़की के रूप में प्रकट किया है कि साधारण सी लड़की कैसे एक महान क्रांतिकारी के रूप में प्रकट हो गई। तो लेखिका ने यहाँ पर 1946-47 की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उनके द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन का उत्साह है, कितना विरोध किया अंग्रेजों का, उनका जो उत्साह था, संगठन क्षमता की अद्भुत क्षमता उनके अंदर थी। तो ऐसा कुछ उल्लेख इस आत्मकथा में लेखिका मन्नू भंडारी जी ने किया हुआ है। इसको सुनिए। लेखिका अपने बारे में बता रही है कि वैसे जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, यानी कि मध्य प्रदेश में एक गांव है भानपुरा, जहां पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन लेखिका बता रही है कि जब मेरी यादों का सिलसिला शुरू हुआ, थोड़ी बड़ी हो गई, जब मुझे याददाश्त चीजें याद रहने लगी, तो मेरी यादों का सिलसिला होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। यानी कि बहुत छोटी थी, भली वो गांव में मैंने जन्म लिया हो, भानपुरा गांव में, लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, जब मुझे याद रहने वाली चीजें मुझे याद रहने लगी, तो यादों का सिलसिला अजमेर से होता है, ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से, जहां हम रहते थे। लेखिका ऐसा कह रही है। अब देखना, ब्रह्मपुरी मोहल्ले में कैसा मकान था, वो कहाँ रहती थी। तो जो मकान में वो रहती थी, ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, वहां पिताजी रहते थे। ऊपर की मंजिल में उनका ही साम्राज्य वहां पर फैला हुआ था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे, कई प्रकार की उनकी किताबें, पुस्तकें, अखबार रखे रहते थे अव्यवस्थित तरीके से, सही व्यवस्थित नहीं रखे रहते थे, उनको पढ़ते रहते थे। वो फिर डिक्टेशन देते रहते थे, कुछ समझाते रहते थे, जो पढ़ा उससे कुछ समझाया, फिर समझाते थे। नीचे, अच्छा, ऊपर के तल्ले में वो रहते थे पिताजी, ऊपर की मंजिल में। अब नीचे की मंजिल में नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ, यानी कि ऊपर सिर्फ पिताजी, उनको वहां पर आना जाना ज्यादा पसंद नहीं था कि हमारे यहाँ पर ये लोग बच्चे यहाँ पर ज्यादा आए। एकांत में वो रहना चाहते थे, क्योंकि उनका अध्ययन होता रहे, पढ़ाई लिखाई होती रहे। तो नीचे के तल्ले में हम लोग रहते थे, सभी हम भाई बहन जितने थे सभी रहते थे, और हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, अनपढ़ माँ रहती थी हमारे साथ। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, व्यक्तित्व विहीन, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं था, ऐसी माँ हमारे साथ में रहती थी। वो माँ कैसी थी, क्या काम करती थी? सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। हम सभी भाई बहन थे, अगर कोई इच्छा जाहिर की माँ से कि माँ हमें ऐसी चीज खाना है, ऐसी चीज बनाना है, हमें ये चीज चाहिए, तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति में लगी रहती थी वो दिन भर, सुबह से शाम तक। वो ऊपर से कभी कभी पिताजी जैसी आज्ञा दे देते थे कि ये काम करना है, वो करना है, तो उनकी आज्ञाओं के लिए सदैव तत्पर रहती थी वो माँ। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, अजमेर तो बाद में आए। अजमेर आने से पहले हमारे पिताजी इंदौर में रहा करते थे, इंदौर में रहते थे। जब इंदौर में वो रहते थे, अब ध्यान से सुनना, इंदौर से अजमेर कैसे आ गए, क्यों आए? जब इंदौर में वो रहते थे, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, बहुत मान सम्मान लोग बाग उनका करते थे, प्रतिष्ठा थी, उनका नाम था इंदौर में। कांग्रेस के साथ साथ, कांग्रेसी तो थे ही, कांग्रेस में कार्य किया उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ वो समाज सुधार के कार्यों में भी लगे रहते थे।
कोई भी अच्छा कार्य होता था, समाज सुधार का कार्य होता था, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे हमारे पिताजी जब तक इंदौर में रहे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, ऐसा नहीं कि शिक्षा के उपदेश दें कि ये काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। तो शिक्षा के केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों जब उपदेश दिया करते थे, उस समय में 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर वो पढ़ाया करते थे। अपने घर पर बच्चों को बुला लेते थे, जिन्हें पढ़ने की शौक है, 8-8, 10-10 बच्चों को बिठा करके उनको पढ़ाया करते थे, शिक्षा और विद्या अध्ययन कराया करते थे, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए। यानी कि हमारे पिताजी के पढ़ाए हुए कई बच्चे तो ऐसे निकले कि बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए। ओहदे माने होते हैं पद, ऊंचे पद पर पहुंच गए। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, बहुत उनका नाम था, मान सम्मान था, बड़े प्रसन्न रहते थे पिताजी। खुशहाली के दिन थे जब तक वो इंदौर में रहे। उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे, चाहे जिस रास्ते में गुजर जाओ उनके नाम से सभी लोग अक्सर परिचित थे, उनकी तारीफ किया करते थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। देखिए पिताजी हमारे दोनों स्वभाव के थे। एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही कोमल हृदय के थे वो हमारे पिताजी, और संवेदनशील। थोड़े से किसी के कष्टों को देख करके उन्हें अपार कष्ट होता था, दूसरे के प्रति संवेदना का भाव उनके अंदर था। तो एक तरफ से तो वो बहुत ही कोमल थे और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी तरफ बेहद क्रोधी और अहमवादी यानी स्वाभिमानी व्यक्ति थे। क्रोधी भी थे, गुस्सा भी उनको बहुत जल्दी आ जाता था। तो दोनों प्रकार के गुण हमारे पिताजी में दिखाई देते थे। चलिए अब लेख का आगे कह रही हैं कि अभी हमने पिताजी का कुछ वर्णन किया आपके सामने कि हमारे पिताजी कैसे थे। तो लेख का बता रहे कि पर यह सब तो मैंने केवल सुना है कि हमारे पिताजी पहले जब इंदौर में रहते तब इस तरीके के थे, मैंने सुना है। तब तो इन गुणों के जब देखा थोड़ी बड़ी हुई मैं, तो देखा कि वो किस तरीके के हैं, किस स्वभाव के हैं। जब देखा तो इन गुणों के भग्न अवशेषों के ढोते पिता थे। जब मुझे कोई बताया करता था कि तुम्हारे पिताजी इस स्वभाव के थे, ऐसा काम करते थे, इस ढंग से कार्य किया करते थे, बहुत ही शांत कोमल स्वभाव के थे और बहुत ही क्रोधी और अहमवादी स्वभाव के थे तुम्हारे पिताजी। लेकिन जब मेरी यादों का सिलसिला हुआ, जब मैंने पिताजी को देखा, बड़ी हुई, थोड़ी बहुत जानकारी मेरे दिमाग में आना शुरू हुई, तो मैंने देखा कि इन गुणों की जो लोग बाग हमारे पिता के गुण बताया करते हैं हमसे, उनके सिर्फ आज के समय में भग्न अवशेषों को ढोते हुए पिता हैं। बस उनकी थोड़ी बहुत पुरानी परपाटी में चले आ रहे, बस उनको जैसे वो थे अब वो ढोते हुए से महसूस होते हैं। एक बहुत बड़े, अब ऐसे क्यों हो गए, क्यों ढोते हुए से लग रहे थे लेखता के, एक बहुत बड़ा उनको आर्थिक झटका लग गया था। आर्थिक झटका यानी कि एकदम से पैसे की तंगी आ गई थी, कमी आ गई थी उनके पास। कैसे? एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। व्यवस्था के कारण, पैसे की कमी के कारण, आर्थिक झटका लगने के कारण उन्हें इंदौर से अजमेर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपने अंकल के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को बढ़ाना शुरू किया। जब वहां पर आर्थिक झटका उनको इंदौर में लग गया तो यहाँ पर अजमेर में आ गए, और यहाँ पर चाचा जो रहते थे अकेले, उन्होंने अपने अकेले के बलबूते हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। जो इंदौर में काम कर रहे होंगे, शुरुआत किया होगा, अब उसको बढ़ाना, अपना ही स्वयं का हौसला उन्होंने अपना बढ़ाया कि मुझे अब एकाकी होकर के कुछ कार्य करना है। तो यहाँ पर रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश जो अधूरा छूट गया था इंदौर में रहते हुए, उसका कार्य आगे बढ़ाया, उसकी पूर्ति करना शुरू कर दी। अच्छा, तो बढ़ाया। जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था, उन्होंने यहाँ पर जब उन्होंने उस शब्दकोश को तैयार किया हिंदी और अंग्रेजी का, अब जिसने उस शब्दकोश को पढ़ा, सुना, तो उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो काफी मिली, मान सम्मान भी काफी मिलने लगा यहाँ पर अजमेर में आकर के। पर अर्थ नहीं, धन नहीं कमा पाए, वो पैसे की कमी बनी रही। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही, लगातार उनकी आर्थिक स्थिति गिरती रही, पैसे की कमी आती रही। तो इस गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने ही शायद, अब लेखक सोचती कि शायद इस आर्थिक स्थिति के कारण ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। जो सकारात्मक उनकी सोच थी, अब उनकी थोड़ी बहुत सोच बदलना शुरू हो गई। आर्थिक कमी के कारण, पैसे की मजबूरी के कारण लगातार उनकी आर्थिक स्थिति गिरती गई। तो सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्तारित उनका
अहम उन्हें इस बात तक अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। और वो सोचते थे कि गरीबी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को इस चीज को महसूस ना होने दें कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कभी भी अपने परिवार के अपने बच्चों को उन्होंने इस चीज का भागीदार नहीं बनाया, नहीं बताया। वही जो पुरानी, जब वो धनवान थे, पैसा था उनके पास, धनाढ्य थे, वही पुरानी आदतें आज भी उनके पास रही। लेखिका कहती है वही नवाबी आदतें जो पहले रही। अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर, कहाँ वो इतने ऊंचे रहते थे, कहाँ बिल्कुल ऊंचाई शीर्ष पर रहते, तो कहाँ आप सरक करके हाशिए के स्थान तक आ गए। यानी कि पहले धन वाले थे, वो आर्थिक स्थिति लगातार गिर गई मजबूरी के कारण। तो इसके कारण क्रोध बनकर उनको चिड़चिड़े से हो गए थे। पिताजी बता रही है लेखिका कि हमारे पिताजी थोड़ा चिड़चिड़े से हो गए, तो उनकी यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। थोड़ी सी कोई गलती हो जाए तुरंत माँ पर चिल्ला देते थे वो हमारी। और वो हमारी माँ इतनी सीधी सादी थी, बेपढ़ी अनपढ़ थी, सब बातें वो पिताजी की सुनती रहती थी, सहन करती रहती थी। तो हमेशा वो डरी सी रहती थी, सहमी सी हमारी माँ, कि पिताजी कहीं किसी काम में गुस्सा ना हो जाए, हम पर गुस्सा ना उतार दें। तो बड़ी सहमी सी, डरी डरी सी, हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी उनकी आवाज। जहां से पिताजी की आवाज सुन ले वो डर से कांपने लगती थी। अपनों के हाथों, अब ऐसी स्थिति, आर्थिक स्थिति क्यों हो गई इनकी गड़बड़, यानी कि अपनों के हाथों ही उनको धोखा मिल गया था। अपने ही लोगों ने, जिनको अपना समझते थे, उन्होंने ही उनको धोखा दे दिया। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने वाली गहरी चोटें होंगी वे, जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते रहते। यानी कि जिनको पिताजी ने अपना समझा, उन्हीं ने अंत में धोखा दे दिया और उनकी लगातार आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। तो इसके कारण कि अपनों ने ही हमें धोखा दिया है, तो सबके प्रति वो शकी स्वभाव के हो गए। यानी कि उनके अंदर शक आ गया सबके प्रति। अब किसी को सही दृष्टि से नहीं, सभी को सबकी दृष्टि से देखने लगे। उनकी चपेट में लेखिका कहती है कभी कभी हम भाई बहन भी आ जाते थे पिता की क्रोध के आगे, उनकी चपेट में हम भी आ जाते थे। लेखिका आगे कह रही है कि यह पितृगाथा, पिताजी की एक गुण गाथा में इसलिए नहीं सुना रही कि मुझे उनका गौरवगान कराना है, अपने पिताजी का मान सम्मान बढ़वाना है, इसलिए नहीं सुना रही, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में घुसी हैं। यानी कि जो उनके अंदर व्यक्तित्व थे, उनके अंदर गुण थे, तो उनकी खूबियां या खामियां कौन सी मेरे व्यक्तित्व में आ गई, पिताजी के कौन कौन से गुण मेरे अंदर आ गए, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। अच्छा, एक बात और बता रहे कि पिताजी ने कुछ ऐसी बातें हमसे करते थे, यानी कि जिसके कारण कुछ घृणा का भाव मेरे अंदर, अपने अंदर आ गया। यानी कि अधिकतर वो गुस्सा अपनी इसी पर, बहन पर, बेटी पर उतारते थे, मन्नू भंडारी जी पर। एक दूसरी बात बताते हैं कि मुझ पर ज्यादा गुस्सा क्यों उतारते थे। मैं काली हूं, ये जन्म से ही मन्नू भंडारी काली थी, रंग इनका बहुत काला था। बचपन में जब मैं छोटी थी तो बिल्कुल दुबली और मरियल सी थी, कमजोर थी, लगता था कि कल मर जाऊंगी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा में ही क्या मेरे भीतर मेरे गहरे हीन भाव की गिनती पैदा नहीं कर दी। यानी कि बात बात पर जब मैं छोटी थी, एक तो काली थी और मेरी बड़ी बहन जो थी 2-3 साल बड़ी, जिसका नाम था सुशीला, वो बहुत सुंदर थी और गोरी थी। तो बार बार में वो ताने दिया करते थे, उसका उदाहरण देते हुए बताया करते थे, उसकी तुलना करते, मेरे सामने उसकी प्रशंसा किया करते थे मेरी बहन की। तो बचपन से ही मेरे मन में हीन भावना की ग्रंथि पड़ गई, हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी कि नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के बावजूद मैं बड़ी हो गई, पढ़ लिख गई, लेकिन पिताजी की बात का बुरा नहीं माना, लेकिन वो बात थोड़ी बहुत चुभती रही कि पिताजी बड़ी बहन के सामने मेरा अपमान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, मेरी हमेशा बुराई करते रहते। धीरे धीरे ये बड़ी हो गई, लेखिका भी बन गई, शादी भी हो गई, खूब मान सम्मान हो गया, पैसा भी कमाने लगी लेखिका। लेकिन क्या कह रही है, नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। बड़ी भी हो गई, लेकिन उससे, उस हीन भावना से मैं उबर नहीं पाई कि पिताजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते थे।
आज भी परिचय कराते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, मैं लेखिका बन गई, कहानीकार बन गई, कई लेख मेरे जो पढ़ते हैं, लेख कहानी पढ़ते हैं लोग बाग, मेरी तारीफ करते हैं, कुछ विशेषताएं मेरी समाज को बताना चाहते हैं। तो जब भी कोई मेरा परिचय कराता है कहीं किसी से, कुछ विशेषता लगा करके, मेरी कुछ विशेषता लगा करके कोई परिचय कराता है, तब मेरी लेखनीय उपलब्धि का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच में सिमट जाती हूँ कि मैं वही मन्नू हूँ जिसको पिताजी दुबली, मरियल, काली कहते थे, और मेरी हमेशा उपहास बुराई करते रहते थे। तो मैं जब वो कोई तारीफ करता है, मेरी तारीफ क्योंकि बचपन से ही किसी ने की नहीं, लेकिन आज जब मंचों पर जाती हूँ अपनी कविता करने के लिए, अपना लेख सुनाने के लिए, अपनी कहानी व्यक्त करने के लिए, तो जब कोई मेरा सम्मान करता है तो मैं सिमट करके गढ़ने को हो जाती हूँ, गढ़ने को आती हूँ। शायद अचेतन की नहीं, पर्थ की नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। मैंने काफी उपलब्धियां प्राप्त की, काफी ख्याति प्राप्त की, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ अपने ऊपर कि मैंने ये कर दिया, ये मेरी तारीफ हो रही है, ये मैंने कभी भरोसा नहीं कर पाया। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है कि ये तो तुक्का लग गया, सो बन गया। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं भन्ना जाती थी बचपन में, जिस शक्की स्वभाव के कारण पिताजी मुझे डांट देते थे और मैं भन्ना जाती थी, गुस्सा हो जाती, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। मैं भी कुछ शक्की सी हो गई हूँ, यानी कि पिता का ये गुण मेरे अंदर भी आ गया। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा सब, जैसे पिताजी को अपनों ने धोखा दिया, ऐसी मैं भी सबके स्वभाव में आ गई। होश संभालने के बाद, लेखिका अपने बारे में वर्णन करती हैं कि होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी ने किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर होती रहती थी, हर बात पर वो मुझे टोक देते थे, मैं गुस्सा हो जाती थी पिताजी से। तो बचपन से लेके जब तक मैं बड़ी हो गई, शादी नहीं हो गई, हर बात पर मेरी पिताजी से टक्कर होती रहती थी। वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में है, कई रूप, उनके कई गुण मेरे अंदर है। तो लेखिका कहती है वो कई रूपों में मेरे अंदर हैं आज। किन किन रूपों में? जैसे कहीं कुंठाओं के रूप में मैं कुंठित हो गई, कुंठा के रूप में मेरे अंदर है, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में भी मेरे अंदर पिता समाये हुए हैं, कहीं अपनी प्रतिछाया के रूप में उनकी ही छाया में दिखती हूँ, वैसा स्वभाव मेरा भी बन गया। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर उनका स्वरूप कुछ अलग था, मेरा स्वरूप कुछ अलग है। सिर्फ बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा है? समय का प्रवाह है, समय बदलता रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, शादी हो जाए, पिताजी से हम अलग होकर के रहने लगे, कहीं भी चले जाएं समय की स्थितियों को देखते हुए, लेकिन स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। वो भाव मेरे अंदर आज भी है। पिताजी से अलग होकर के भी रहने लगी, शादी भी हो गई, लेकिन वो पिताजी के भाव आज भी मेरे अंदर समाहित हैं। तो अभी मैंने पितृगाथा ये आपके सामने वर्णन किया। देखिए पिताजी इस स्वभाव के थे, लेखिका ने बताया, लेकिन माँ कैसी थी, अब थोड़ी माँ के बारे में भी सुन लीजिए। ठीक पिताजी के विपरीत, पिताजी के ठीक विपरीत हमारी माँ थी। और जान लीजिए आप, जैसे पहले बताया कि वे बिना पढ़ी लिखी, बेपढ़ी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी माँ, बहुत ही धैर्यशाली। उनको कोई कुछ भी कहता रहे, कैसा भी कह दे, वो सब कुछ सहन करती रहती थी। यानी कि धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहनशील थी उनके अंदर। जैसे धरती सब कुछ सहन करती रहती है, चाहे इसको काटो पीटो, सब कुछ सहन करती रहती, जितनी धैर्यशाली धरती है, लगता था कि हमारी माँ तो धरती से भी ज्यादा सहनशील और धैर्यशाली है। उस समय पिताजी हर जाति को अपना प्राप्त और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। पिताजी जिद में चाहे जो कुछ कहते कि ऐसा करना है, वैसा करना है, हमेशा वो करती रहती थी, कभी रोक टोक नहीं की। हम जितने बच्चे थे, यानी कि जितने भाई बहन हम थे, कोई भी हमने फरमाइश कर दी, तुरंत उसको तैयार, उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए लगी रहती, तुरंत मन से सहज भाव से उसको स्वीकार करती थी माँ। तो इस स्वभाव की थी हमारी माँ। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जिंदगी भर हमारी माँ ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमें ऐसा खाना है, वो चीज खानी है, अपने लिए कुछ नहीं चाहा, नहीं, कभी नहीं चाहा। और केवल हम बच्चों को, पिताजी को, समाज को दिया ही दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ, जब ऐसे स्वभाव की हमारी माँ थी, तो हमारा सारा प्रेम, सारा लगाव सब भाई बहनों का माँ के साथ था।
लेकिन निहायत असहाय, मजबूरी में लिपटा उनका वह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन पाया। कितनी सहनशील थी, कितनी असहाय मजबूर दिखाई देती थी, कितना त्याग करती थी वो हम सभी के लिए, लेकिन उनका त्याग कभी मेरे लिए आदर्श नहीं बन पाया। ना उनका त्याग, ना उनकी सहटता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक गाथा में, पैतृक पुराण जो मैंने अभी सुनाया माता पिता के बारे में, इसको समाप्त करती हूँ। अपने माता पिता के बारे में मैंने वर्णन कर दिया, अब अपने पर लौटती हूँ, अपने पर लौटती हूँ। अब देखिए लेखिका कैसी है, अब अपने बारे में आ रही है। माता पिता का वर्णन हो गया, अब थोड़ी भाई बहनों के बारे में सुन लीजिए। 5 भाई बहनों में, मन्नू भंडारी जी कहते हैं हम 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, यानी कि मन्नू भंडारी सबसे छोटी थी अपने भाई बहनों में। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय, जब हमारी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई थी तो 7 साल की थी मैं, 7 साल की थी। और अब 7 साल की उम्र कुछ बड़ी नहीं होती है। जब बड़ी बहन की शादी हुई थी मेरी उम्र 7 साल की थी। उसकी शादी सी हल्की धुंधली धुंधली सी याद मुझे आज भी है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला जो थी, 2 साल बड़ी थी, तो वो ज्यादा बड़ी हमसे नहीं थी, 2 ही साल ज्यादा बड़ी थी। तो सुशीला ने और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। मैंने सुशीला के साथ, जो मुझसे 2 साल बड़ी बहन थी, उसके साथ मैंने बचपन के बहुत सारे खेल खेले। जैसे कुछ खेलों के नाम बताती है मन्नू भंडारी: सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। तो कमरों में कभी कभी गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाना, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ बैठ करके ये गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाना, ये भी खेल मैंने बचपन में बहुत खेला। यो खेलने को हमने भाइयों के साथ भी, अपने भाई के साथ भी, भाइयों के साथ भी, पड़ोस के बच्चों के साथ भी हमने कभी कभी जो लड़के खेल खेलते हैं, जैसे गिल्ली डंडा भी खेला है, गिल्ली डंडा खेला, पतंग उड़ाया, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया, मांझा बनाया हमने पतंग उड़ाने के लिए। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। ये सब खेल जो होते थे घर के बाहर ही खेलते थे और हमारी सीमा थी घर। इन खेलों का दायरा था बाहर। अब गिल्ली डंडा खेलना है तो बाहर ही खेल सकते हैं, तो लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था इन खेलों का, और हमारी सीमा थी घर। हमें घर के अंदर ही रहना पड़ता था। हम बहनें जो हमारी सहेली कुछ आ गए उनके साथ ही खेल खेल लेते थे। कभी मौका पा करके पिताजी ना देख ले तो गिल्ली डंडा भी खेल आते थे बच्चों के साथ कभी बाहर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं होती थी, यानी कि पास पड़ोस में घर को भी लोग बाग अपना ही घर समझते थे, अपना ही परिवार समझते थे पड़ोस के लोगों को। आज जैसी स्थिति पहले नहीं थी। अच्छा, तो बल्कि पूरे मोहल्ले तक हमारा घर फैला था, पूरे मोहल्ले को हम अपना घर ही समझते थे। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में हमें पहुंचना है तो कोई पाबंदी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। किसी के घर में जाना है तो पहुंच जाते थे। बल्कि कुछ घर तो बिल्कुल परिवार का हिस्सा ही बन गए थे। इतना स्नेह उन घरों से प्राप्त होता था, बिल्कुल हमें अपने घर जैसे ही वो लगते थे। इतना स्नेह कुछ घरों से हो गया था। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। अब लेख का इस समय अपने पहले के पड़ोस के बारे में कि पहले हम लोग कैसे थे, सबको अपनत्व की भावना से देखते थे, और आज हम महानगरों में रहने लगे हैं, बड़े बड़े शहरों में अपने फ्लैट में रहते हैं। अपने बगल वाले फ्लैट वाले के लोग का नाम पता नहीं उनका कि कौन है, क्या करते हैं, उनके बारे तक में जानकारी नहीं रहती। तो बड़े बड़े शहरों का ये पड़ोस कल्चर आज कितना अलग हो गया, कितना विच्छिन्न हो गया है। बिल्कुल हम लोग आज के समय में बिल्कुल संकुचित हो गए, असहाय हो गए और असुरक्षित हम बन गए हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र, जब शुरुआत में मन्नू भंडारी जी ने कहानियां लिखना शुरू की, तो आरंभिक कहानियां जो इन्होंने लिखी, उन कहानियों में अधिकतर पात्र उन कहानियों के इसी मोहल्ले के हैं। जिस मोहल्ले में वो बचपन में खेल खेला करी, उसी मोहल्ले के पात्रों को उन्होंने अपनी कहानी में लिया है। असहाय और असुरक्षित बन गई थी जैसे। तो लेखिका कहती है कि आज का कल्चर कितना असुरक्षित बन गया है। अब आगे लेखिका बताती है कि जो मैंने कहानियां लिखी, शुरुआत की कहानियां मैंने उसी अपने मोहल्ले के पात्रों को लेकर के लिखी है, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था का समय गुजारा है और युवावस्था आरंभ हुई मेरी। किशोरावस्था से युवावस्था तक मैं जहां पर रही, उसी मोहल्ले के पात्रों को मैंने अपनी कहानी में लिया है। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। मैंने सिर्फ अपने परिवार के 1-2 सदस्यों को अपनी कहानी में लिखा है, लेकिन अधिकतर पात्र मेरे सिर्फ पड़ोस के मित्रगण थे।
बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही में बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। कहानियां लिखते समय उनका एहसास हुआ कि इतने साल व्यतीत हो गए, मैं कितनी बड़ी हो गई, कितने साल पहले हम अपने पड़ोस के भाई बहनों के साथ खेला करते थे, कौन कौन सी हमारी मित्रगण थे, कौन सहेलियां थी। इतने वर्षों के अंतराल में भी जब लेखकर लिखने के लिए कहानी बैठती थी तो उनकी भाव भंगिमा बिल्कुल वो चीज सामने आ जाती, जैसे बिल्कुल सामने आज ही वो चीजें घटनाएं घटित हो रही हो। तो वो भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया लेखक ने, तुरंत वो चीजें स्मरण आ जाती थी जैसे आज की घटना ही घटित हो रही हो, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वो उतरते चले जाते थे। उसी समय के दास साहब थे, अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते हैं। जो पड़ोस में एक दास साहब जिनको हम बड़े भाई जैसे मानते थे, उनको दा साहब कहकर के संबोधित करते थे। कभी कभी हम पड़ोस में खेल खेला करते थे, एक भोज का खेल, कि चलो थोड़ी थोड़ी से पैसे इकट्ठा करके हम लोग नाश्ता पानी लाएं, एक भोज करें, सब लोग मिल करके खाना पीना पका करके खाएं। तो जो पड़ोस के बड़े भाई जैसे हमारे थे, जिनको हम दा साहब कह के संबोधित किया करते थे, वो हमारे महाभोज में आज कैसे अचानक शामिल हो जाते हैं। अचानक उनकी याद, उनको कहानी लिखते समय भी महाभोज की याद आ जाती है। एकाएक वे भी जीवित हो उठे उस कहानी में कि दा साहब थे जो कैसे भोज में सम्मिलित हो जाते थे। यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, और एक सुखद आश्चर्य का। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। अब लेख का वर्णन करती हैं कि हमारे परिवार में उस समय की बात हम कर रहे हैं कि शादी लड़की की अगर करना है तो उसकी कम से कम उम्र 16 साल की होनी चाहिए, और शिक्षा में मैट्रिक पास कम से कम होनी चाहिए। मैट्रिक कम से कम हाई स्कूल तक तो पास होना ही चाहिए। सन 44 में सुशीला ने, जो हमसे 2 साल बड़ी बहन थी, सन 44 की बात कर रहे हैं लेख का, सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की, और उसकी भी हमारे पिताजी ने शादी कर दी। शादी करके वो कलकत्ता चली गई, उसकी ससुराल कलकत्ता थी। चलिए वो चली गई। दोनों बड़े भाई भी, जो हमसे बड़े भाई थे, 2 बड़े भाई, वो भी अपने आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए, जितना उस गांव में शहर में स्कूल विद्यालय थे वहां तक की पढ़ाई की, अब आगे की ट्रेनिंग करने के लिए और तैयारी करने के लिए हमारे दोनों बड़े भाई भी चले गए पढ़ने के लिए, दूसरे शहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही जब ये हमारे 5 भाई अलग हो गए, बड़ी बहन की शादी हो गई, सुशीला की शादी हो गई, 2 भाई थे वो पढ़ने के लिए बाहर चले गए। अब जब परिवार में सिर्फ मैं बची, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, तो इन सभी भाई बहनों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ कि अब कोई नहीं, इस घर में अब मैं अकेली हूँ, मैं बची हूँ। अब मुझे अपना एहसास हुआ। जब सभी भाई बहन चले गए तब पिताजी का अब सारा ध्यान पहली बार अब इस मन्नू पर आया, क्योंकि अब घर में कोई दूसरा सदस्य नहीं था। अब ध्यान केंद्रित हुआ मन्नू पर, पिताजी का ध्यान अब है केंद्रित हुआ मन्नू भंडारी पर। अच्छा, लड़कियों की जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ, उस समय क्या किया जाता, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई तो करवाई जाती थी, उसके साथ साथ सुगर गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के लिए नुस्खे भी जुटाए जाते थे कि शादी हो जाएगी, अच्छी गृहिणी कैसे बन सकें, ये कुशल पाक खाना पीना बनाने की कला भी उनको सिखाई जाती थी। तो ये नुस्खे जब जुटाए जाते थे उस समय, लेकिन हमारे पिताजी थे, उनका आग्रह ये रहता था कि नहीं लड़की, तुझे इन रसोई के चक्कर में नहीं पड़ना है, रसोई खाने में तुझे नहीं पहुंचना है, ये तेरी माँ का कार्य है, माँ करेगी। हमारे मोहल्ले की सभी लड़कियों को खाना पकाना सिखाया जाता था, खाना पीना बनाना, कुशल गृहिणी के लिए, अपनी पाक शास्त्री बनाने के लिए सिखाया जाता, इसकी भी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन मेरे पिताजी कहते तुझे हमेशा रसोई से दूर रहना है, कहते थे रसोई से दूर रहूं। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि पिताजी का मानना था कि रसोई तो एक भटियार खाना है, यानी कि हमारे पिताजी रसोई को भटियार खाना कहते थे, और उनके हिसाब से वहां रहना, अगर भटियार खाने में रहोगी, रसोई में रहोगी, तो तुम्हारी जितनी प्रतिभा है तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, वो समझो सब प्रकार की क्षमताएं भट्टी में झुक जाएंगी। यानी कि भटियार खाना पिताजी क्यों कहते थे? रसोई को भटियार खाना पिताजी इसलिए कहते थे क्योंकि अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंक देना है, रसोई में जाना। तो घर में आए दिन, अब पिताजी हमारे कांग्रेसी थे, तो लेख का बता रहे हैं कि घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। कई राजनीतिक पार्टी के सदस्य आते थे। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की मीटिंग चला करती थी हमारे घर में, तो जिसमें कभी कभी कांग्रेस की मीटिंग हो रही, कभी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की, कभी कम्युनिस्ट पार्टी की,
कभी आरएसएस के लोग आते जाते थे। हमारे पिताजी से मिलने बहुत अच्छे अच्छे लोग आया करते थे और जमकर सभी पार्टियों की बहसें हुआ करती थी हमारे घर में। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था, बहुत अच्छा लगता था बहस करना उन्हें। चाय पानी का नाश्ता देने जाती। अब जब घर में हमारी मीटिंग हो रही, कोई पार्टी चल रही, तो चाय नाश्ता घर में बनता था। तो चाय नाश्ता जब बन जाता तो मैं ही देने के लिए उन लोगों को खिलाने पिलाने के लिए जाया करती। जब मैं पहुंचती तो पिताजी मुझसे कहते, बेटी तू यहीं बैठ, वहीं बैठने के लिए कहते। ऐसा क्यों कहते थे? पिताजी ये सोचते थे कि वो यहीं बैठे थोड़ी देर, मैं भी वहीं बैठूं। पिताजी सोचते थे मैं सुनूं और जानूं कि देश में चारों तरफ क्या हाल हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं भी थोड़ी समाज के बारे में सीखूं, जानूं। ये उनकी सोच थी। देश में हो भी कितना रहा था। सन 42 का आंदोलन, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, सन 42 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खोल रहा था कि अंग्रेजों को अपने देश से हटाना है। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो दूर दूर तक मुझे कोई समझ नहीं थी। इतनी उम्र ही मेरी नहीं थी कि उन चीजों को मैं समझ सकूं। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जब ये खबर मुझे मिलती थी, कहीं सुनती थी कि हमारे देश के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ये हमारे देश का सेनानी शहीद हो गया, तो कभी भी देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था, थोड़ी क्रोधित हो जाता, दुखी हो जाता कि मैं भी अपने देश के लिए, समाज के लिए करूं। अब आगे क्या होता है, उसकी जीवन धारा को बदलने में किसका विशेष योगदान रहा, यानी कि वो कैसे लेखन कार्य में आई और लेखन कार्य के साथ साथ समाज के यानी कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ी, इसका वर्णन अगले वीडियो में डालेंगे। अभी इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं, इस वीडियो को। धन्यवाद।